एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद कविता में। तो गाइस, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर करके आता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है जनतंत्रीकरण क्या है। आधुनिकीकरण व जनतंत्रीकरण के संबंध की विवेचना कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में सन 2018 और 2019 में आया गया क्वेश्चन है। तो हम इसमें देखेंगे कि जनतंत्रीकरण किसे कहते हैं, उसका अर्थ देखेंगे, परिभाषा देखेंगे और उसके गुण को देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं जनतंत्रीकरण और लोकतंत्रीकरण। जनतंत्रीकरण को हम लोकतंत्रीकरण भी कह सकते हैं। एग्जाम में जनतंत्रीकरण की जगह पे लोकतंत्रीकरण क्या है ऐसा करके आ सकता है, तो आप उसके लिए घबराइए मत। ये दोनों एक ही शब्द होते हैं लगभग, तो इन दोनों में से कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो अब हम इसमें देखते हैं, देश में लोकतंत्र या जनतंत्र की भावनाओं और विचारों का एक शासन प्रणाली ही नहीं वरन एक जीवन दर्शन भी है। जनतंत्रीकरण शब्द का प्रयोग जनतंत्र में किया जाता है। इस प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझने के लिए जनतंत्र की परिभाषा और अर्थ को समझ लेना आवश्यक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो जनतंत्रीकरण है, हमारा टॉपिक है, उसमें हम देखते हैं कि जो देश में जो लोकतंत्र हैं या जनतंत्र हैं, उनकी भावनाओं और विचारों का तो एक शासन प्रणाली है ही, लेकिन उसके अलावा एक जीवन दर्शन भी है उनके भावनाओं और विचारों का। ठीक है, तो जनतंत्रीकरण शब्द का प्रयोग जो है वो जनतंत्र में किया जाता है। तो अगर इस प्रक्रिया को अगर हमें जनतंत्रीकरण को समझना है, इस प्रक्रिया को समझना है, तो इसके समझने के लिए हमें जनतंत्र की परिभाषा और उसके अर्थ को समझ लेना क्या होगा, आवश्यक होगा, जिससे हमें स्पष्ट हो जाएगा कि जनतंत्रीकरण क्या है और जनतंत्र क्या है। तो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा जनतंत्र का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जनतंत्र शासन प्रणाली का अर्थ एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें शासन शक्ति जनता के हाथ में रहती है। जनतंत्र शब्द अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी से बना है। अंग्रेजी भाषा का यह डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा के डिमोस और क्रेटिया शब्दों से जनता और शक्ति से है कि जनतंत्र का अर्थ ऐसी शासन प्रणाली से, जनतंत्र का अर्थ ऐसा शासन, ये 2 बार दे दिया है, आप देख सकते हैं बुक में, शासन की सारी शक्ति जनता के पास रहती है। अर्थात हम देखते हैं कि जो जनतंत्र है, जो हमारा जनतंत्र शासन प्रणाली है, उसका अर्थ एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें जो शासन है वो जनता के हाथ में रहती है, अर्थात जो सत्ता है वो शासन शक्ति जो है वो जनता के हाथ में रहती है। तो हम देखते हैं कि जो जनतंत्र है वो अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से बना है, और डेमोक्रेसी जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के यूनानी भाषा के डिमोस और क्रेटिया शब्दों से बना है, जिसका अर्थ होता है जनता और शक्ति, अर्थात जनता के शक्ति से है। तो इस तरह से हम इसका सटीक अर्थ निकाल सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है इसका अर्थ होगा कि जिसमें शासन की जो सारी शक्तियाँ होती हैं वो सारी जनता के पास रहती हैं। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि जो जनतंत्र का जो शासन प्रणाली है उसका अर्थ एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें शासन की सारी शक्तियाँ जनता के हाथ में रहती हैं। और जनतंत्र का जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से बना है, और अंग्रेजी भाषा का यह जो डेमोक्रेसी शब्द है वो यूनानी भाषा के डिमोस और क्रेटिया शब्दों से बना है, जिसका अर्थ होता है जनता और शक्ति से, अर्थात जिसका तात्पर्य किससे है, जनता और शक्ति से है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो जनतंत्र है उसका अर्थ ये होगा कि ऐसा शासन जो शासन की सारी शक्तियाँ जो क्या होती है जनता के पास रहती हैं। तो इसी क्रम में हम अब्राहम लिंकन का देखेंगे कि उनका क्या मत है, ये है जनतंत्रीकरण पे। तो उनका है कि जनतंत्र शासन का वह रूप है जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो। अब्राहम लिंकन का कहना है कि जनतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें जनता का जनता के लिए और जनता
के द्वारा ही क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। अर्थात जनता है वो ही क्या होती है, सब कुछ होती है, उसी के हाथ में सब कुछ होता है। ठीक है, अब इसमें हम ब्राइस का देखेंगे। तो ब्राइस के अनुसार हम देखते हैं कि जनतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों में निहित ना होकर संपूर्ण जन समुदाय में निहित है। तो इसमें हम ब्राइस का मत देखे हैं। तो ब्राइस का ये कहना है कि जो जनतंत्र है उसका शासन इस प्रकार से है कि ये किसी एक वर्ग या जाति के लिए नहीं है, अर्थात किसी एक वर्ग या जाति में इसकी शक्ति नहीं निहित है। ये संपूर्ण जो संपूर्ण जन हैं, उनके समुदाय हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए या उनके पास ही ये शक्ति, अर्थात किसी एक वर्ग या समूह में निहित ना होकर संपूर्ण जन में, समुदाय में क्या है, निहित। अर्थात ये संपूर्ण जो शासन है वो पूरे जनता में, पूरे जन समुदाय में है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनतंत्रीकरण के गुण। तो हम इसके गुण में देखते हैं। पहला टॉपिक है इसमें नैतिकता का विकास, दूसरा है समान अवसर की सुविधा, तीसरा है जनहित को प्राथमिकता, चौथा है राजनीतिक जागृति। हम आपको एक साथ नहीं दिखा सकते ये टॉपिक क्योंकि हम बुक से पढ़ा रहे हैं। अगर नोटबुक से पढ़ाते तो सारे टॉपिक एक पास करके आपको बता देते। ठीक है, तो इसमें हम अपना 5वां टॉपिक देखेंगे, प्रशासन में जनता का हाथ। छठा है इसमें देशभक्ति की भावना का विकास। 7वां है अधिक उत्तरदायी कुशल सरकार। 8वां है इसमें आधुनिक परिस्थितियों के अनुकूल। और 9वां टॉपिक है इसमें क्रांति की कम संभावना। ठीक है, तो अब हम इसमें अपना पहला टॉपिक पढ़ेंगे जो है हमारा नैतिकता का विकास। तो पहले टॉपिक में हम देखते हैं जनतंत्रीकरण की प्रक्रिया नागरिकों में श्रेष्ठ गुणों के विकसित करती है, फलस्वरूप समाज में नैतिकता की स्थापना होती है। J.S. मिल एवं अन्य किसी भी शासन प्रणाली की अपेक्षा जनतंत्र नैतिक गुणों के विकास के लिए अधिक उपयुक्त है। तो हम नैतिकता का विकास में देखते हैं कि जो जनतंत्रीकरण की प्रक्रिया है उन नागरिकों में श्रेष्ठ गुणों में क्या होती है, विकसित होती है। और इसके फलस्वरूप अर्थात जब विकसित होती है तो उसके बाद क्या होता है कि समाज में नैतिकता की भावना स्थापित होती है। और इसी में J.S. मिल कहते हैं कि अन्य किसी भी शासन प्रणाली को की अपेक्षा जनतंत्र जो है वो नैतिक गुणों के विकास के लिए सबसे क्या है, उपयुक्त है। फिर इसमें हम अपना दूसरा टॉपिक देखेंगे समान अवसर की सुविधा। तो इसमें देखते हैं प्रक्रिया के अंतर्गत समाज के सभी सदस्यों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर दिया जाता है। किसी के साथ जाति, रंग, प्रजाति, संपत्ति, शिक्षा, पद, जन्म आदि पर भेदभाव नहीं किया जाता। अर्थात इसमें हम देखते हैं जो हमारा समान अवसर की सुविधा जो टॉपिक है उसमें हम देखते हैं कि इसके अनुसार अर्थात इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि इस प्रक्रिया में जो है समाज के सभी सदस्यों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। उनके बीच कोई धर्म, जाति, रंग, रूप, संपत्ति, शिक्षा, पद कुछ नहीं देखा जाता है और उसके साथ क्या किया जाता है, समान व्यवहार किया जाता है। ठीक है, अब इसमें हम अपना तीसरा हेडिंग देखेंगे जनहित को प्राथमिकता। तो इसमें देखते हैं गाइस, इस प्रक्रिया द्वारा जन कल्याणकारी कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। प्रतिनिधियों का चुनाव भी इसी आधार पर होता है, वे जनता की भलाई से संबंधित कार्यों को करेंगे। तो जनहित को प्राथमिकता में हम देखते हैं कि ये प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जन कल्याणकारी कार्यों को की जाती है और उसी को क्या की जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। और करने अर्थात जनहित का जो कार्य करने वाले जो प्रतिनिधि होते हैं उसका चुनाव भी इसी आधार पर होता है कि वे जनता की भलाई के बारे में कार्य करें और उनके बारे में सोचें, अर्थात उनका जो संबंध हो जनता के भलाई के कार्यों के लिए हो। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राजनैतिक जागृति। जनता में राजनैतिक चेतना और जागृति बनी रहती है। जनता अपने अधिकारों और कर्तव्यों को भली भांति समझने के कारण शासन कार्यों में रुचि लेती है। तो राजनैतिक जागृति इस टॉपिक के अनुसार हम देखेंगे कि इसमें जो जनता में जो राजनीतिक चेतना है
उसमें क्या रहती है, जागृति बनी रहती है। और जनता जो है वो अपने अधिकारों और कर्तव्यों को भली भांति समझती है, जिसके कारण जो है शासन कार्यों में रुचि लेती है और शासन कार्य अच्छे से चलता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा प्रशासन में जनता का हाथ। तो इसमें देखते हैं जनतंत्रीकरण की प्रक्रिया में शासन का बागडोर जनता के हाथ में होती है। जनता के प्रतिनिधि शासन संचालन करते हैं। इस प्रतिनिधियों का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है। तो प्रशासन में जनता का हाथ हम देखेंगे तो आपको हम बता दें कि प्रशासन में जनता का बहुत बड़ा हाथ होता है। जनता ही ये निश्चित करती है कि हम पे शासन कौन करेगा, अर्थात चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रशासन हो। मान लीजिए चाहे अगर आप ग्राम पंचायत के लिए जो वोट देते हैं वो भी आप अपना नेता खुद चुनते हैं, अपना मुखिया खुद चुनते हैं, चाहे वो राज्य के लिए हो, देश के लिए हो, अपने गांव समाज के लिए हो, तो जनता ही क्या करती है, अपना मुखिया चुनती है। इसलिए जनता का वोट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए कहा जाता है कि प्रशासन में जनता का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो जनतंत्रीकरण है, इस प्रक्रिया में जो है प्रशासन की बागडोर जो क्या होती है, जनता के हाथ में होती है और जनता के द्वारा ही चुने गए प्रतिनिधि प्रशासन संचालन करते हैं और इन्हीं प्रतिनिधियों का निर्वाचन जनता के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, देशभक्ति की भावना का विकास। इस टॉपिक में देखते हैं प्रोफेसर J.S. मिल के अनुसार जनतंत्र लोगों की देशभक्ति को बढ़ाता है। लोग क्या अनुभव करते हैं, सरकार उन्हीं द्वारा उत्पन्न की वस्तु है और शासन को चलाने वाले कर्मचारी उनके स्वामी न होकर सेवक हैं। देशभक्ति की भावना का विकास, इस टॉपिक में हम देखते हैं कि जो हमारे प्रोफेसर J.S. मिल हैं, उनके अनुसार वो कहते हैं कि जो जनतंत्र है वो लोगों के देशभक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि लोग यह अनुभव करते हैं कि जो सरकार है वो उन्हीं द्वारा क्या होती, उत्पन्न की गई वस्तु है और शासन को चलाने वाले जो कर्मचारी हैं, अर्थात जो शासन व्यवस्था को चलाने वाले कर्मचारी हैं, वो उनके स्वामी नहीं है, जनता के वो स्वामी नहीं है, वो जनता के क्या हैं, सेवक हैं। ठीक है, अब इसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, अधिक उत्तरदायी कुशल सरकार। तो इसमें हम देखते हैं कि अन्य शासन पद्धतियों की अपेक्षा जनतंत्र अधिक उत्तरदायी एवं कुशल शासन व्यवस्था है। शासन करने वाले सदा जनहित को प्राथमिकता देते हैं, शासन की कुशलता बढ़ जाती है। ठीक है, तो अधिक उत्तरदायी कुशल सरकार में हम देखेंगे कि जो अन्य शासन पद्धतियां हैं उन पद्धतियों की अपेक्षा जो है जनतंत्र अधिक उत्तरदायी होता है और कुशल शासन व्यवस्था भी है। ठीक है, तो शासन करने वाले जो कुशल शासक होते हैं वो सदा जनहित को ही अपनी प्राथमिकता देते हैं कि मतलब मेरा इसमें कुछ नहीं है, सब जनता का किया हुआ है, जनता ने हमें चुना है। तो इसलिए इसमें बताया गया है कि जो शासन करने वाला कुशल जो हमारा मुखिया होता है वो अपना क्रेडिट कुछ नहीं लेता, वो सब जनता को क्या करता है, प्राथमिकता देता है। जनता को कहता है कि आज मैं जो भी हूँ क्या है, जनता की बदौलत है, चाहे जो भी कर रहा हूँ जनता के लिए कर रहा हूँ। तो इसमें यही बताया गया है और ये शासन का जो कुशलता वो क्या होती है, बढ़ जाती है। अर्थात जब किसी राज्य में, किसी भी देश में आप कह लीजिए कि जो शासन पद्धतियाँ हैं वो जनतंत्र के लिए क्या होती है, अधिक उत्तरदायी और कुशल शासन व्यवस्था है। ठीक है, क्योंकि शासन करने वाले जो कुशल नेता होते हैं वो सदा अपनी कर्म को, अपने जनहित को क्या करते हैं, प्राथमिकता देते हैं। अर्थात जो जनता का जो चुनाव होता है उसको क्या करते हैं, प्राथमिकता देते हैं और इससे क्या होती है कि शासन की कुशलता बढ़ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आधुनिक परिस्थितियों के अनुकूल। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम देखेंगे शिक्षा के प्रसार और प्रौद्योगिकी विकास के कारण जनता में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक चेतना है, हितों को भली प्रकार जानती है। इस कारण आधुनिक युग की परिस्थितियों के कारण जनतंत्रीकरण होता है। तो इसमें हम देखते हैं
कि इस टॉपिक में जो हमारा आधुनिक परिस्थिति के अनुकूल ये टॉपिक है, इसमें हम देखते हैं कि शिक्षा के प्रसार और उसके औद्योगिक विकास के कारण जो जनता में पहले की अपेक्षा क्या होती है, अधिक चेतना होती है। अर्थात शिक्षा का प्रसार है या औद्योगिक विकास है, तो जो पिछली सरकारें हैं वो अपना कार्य जिस प्रकार से की होती हैं, तो जो नई सरकार आती है तो उसमें क्या होती है, जो शिक्षार्थियों के लिए क्या होती है, वो नई चेतना लेकर आती है। क्योंकि विकास जो है वो पहले से अगर कुछ शिक्षा का प्रसार हुआ है, कुछ प्रौद्योगिकी विकास हुआ है, तो हर जनता ये एक्सपेक्ट करता है कि जो हमारा नया मुखिया होगा वो इसे क्या करेगा और आगे बढ़ाएगा। इसलिए वो अधिक से अधिक उसमें क्या करता है, रुचि लेता है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि हितों की जो मतलब कोई जैसे मान लीजिए मुखिया है, अगर वो गलत वादे करता है तो जनता तो सब जानती है, तो वही बात इसमें बताया गया है कि हितों को तो वो भली भांति जानती है जनता। और इस कारण से तो इस कारण हम देखते हैं कि जो आधुनिकीकरण है हमारा, अर्थात आधुनिक जो युग है उसकी परिस्थितियों के कारण क्या है, जनतंत्रीकरण होता है। अब इसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, क्रांति की कम संभावना। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम देखते हैं जन असंतोष की भावनाओं का उदय नहीं, क्योंकि सभी नागरिकों को समान अधिकार और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। गिलकाइस्ट के लोकप्रिय शासन सामान्य सहमति पर आधारित शासन है, स्वभावतः क्रांतिकारी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम देखते हैं कि जब जनता असंतोष के भावनाओं का उदय नहीं करती है, क्योंकि जो सभी नागरिक हैं उनको समान अधिकार दिया गया है। अगर मान लीजिए सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया जाएगा, सारी व्यवस्था जो है ठीक रहेगी, तो किसी भी नागरिक के मन में आक्रोश नहीं होगा और वो अपने अंदर विद्रोह की भावना को नहीं रखेगा। इसीलिए कहा गया है कि जन असंतोष की भावनाओं का उदय नहीं होगा, क्योंकि नागरिकों को क्या है, समान अधिकार और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो जो गिलक्राइट्स है वो कहते हैं कि लोकप्रिय शासन सामान्यतः सहमति पर आधारित शासन है, इसीलिए इसमें क्रांतिकारी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो गाइस अगर आपको क्वेश्चन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। बाय।